ये फिल्म हॉलीवुड की उन फिल्मों में से एक है जिन्हें हॉलीवुड की शान कहा जाता है और सबसे खूबसूरत पार्ट इस फिल्म का इसकी कहानी है जिसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो अंत तक आपके दिमाग को उलझा कर रखते हैं। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग साइको। इस कहानी की शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है। लड़के का नाम सैम होता है और लड़की का नाम मैरियन। ये दोनों होटल के कमरे में होते हैं। ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैरियन सैम से कहती कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर सैम शादी करने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक अच्छा घर खरीद सके, इसीलिए वो पहले पैसे कमाना चाहता है। मैरियन वापस अपने ऑफिस आ जाती है। ये एक रियल एस्टेट का ऑफिस होता है। यहाँ पर एक टॉम नाम का आदमी आता है जो अपनी बेटी के लिए घर खरीदना चाहता है, इसीलिए वो $40,000 इन्हें कैश देता है। मैरियन का बॉस बोलता है कि तुम इन पैसों को बैंक में जमा कर दो। मैरियन अपने साथ काम करने वाली लड़की से कहती है कि पैसे बैंक में जमा करने के बाद मैं सीधा घर निकल जाऊंगी, मेरा सर दर्द हो रहा है। ये कहकर वो ऑफिस से निकल जाती है और सीधा घर पहुंच जाती है। दरअसल मैरियन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। वो अपना सारा सामान पैक करती है और पैसे लेकर सीधा कैलिफोर्निया के लिए निकल जाती है। वो खुद फिनिक्स एरिजोना रहती है और उसका बॉयफ्रेंड सैम, जिसने आज उसे होटल में मिलने के लिए बुलाया था, वो कैलिफोर्निया रहता है। इसीलिए मैरियन अब ये सारे पैसे लेके कैलिफोर्निया जा रही है ताकि वो उससे शादी कर सके। पर जैसे वो रेड लाइट पर गाड़ी रोकती है तो वो देखती है कि उसकी कंपनी का बॉस, जिसने उसे $40,000 बैंक में रखने के लिए दिए हैं, वो उसकी गाड़ी के सामने से जा रहा है। वो उसे गाड़ी के अंदर देख भी लेता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। मैरियन अब यहाँ से आगे निकल जाती है और बहुत लंबा सफर तय करने के बाद एक जगह सड़क के किनारे वो गाड़ी लगाकर सो जाती है। अगली सुबह उसे एक पुलिस वाला उठाता है और उससे बात करना, पूछताछ करना शुरू कर देता है। मैरियन के पास $40,000 हैं। उसके बॉस ने उसे देख भी लिया था, इसलिए वो घबरा जाती है और उसकी घबराहट को पुलिस वाला अच्छी तरह से भांप जाता है। उसे मैरियन पर शक हो जाता है। वो उसका लाइसेंस मांगता है, साथ ही वो उसकी नंबर प्लेट भी चेक करता है जो कि एरिजोना की होती है। इसके बाद वो मैरियन का लाइसेंस उसे लौटा देता है। मैरियन वहां से निकल जाती है पर वो देखती है कि वो पुलिस वाला लगातार उसका पीछा कर रहा है। रास्ते में वो एक गाड़ियों के डीलर के पास अपनी गाड़ी रोकती है जहां पर बहुत सारी कैलिफोर्निया नंबर की गाड़ी होती है और उसे कैलिफोर्निया नंबर की गाड़ी चाहिए। यहाँ पर वो न्यूज़पेपर भी चेक करती है। दरअसल वो ये चेक कर रही होती है कि उसकी चोरी की खबर न्यूज़पेपर में छपी या नहीं, पर उसकी कोई भी खबर नहीं होती। तभी सड़क के दूसरी तरफ उसकी उसी पुलिस वाले पे नजर पड़ती है जो उसका पीछा कर रहा था। वो अभी भी उसके पीछे होता है। अब यहाँ पर गाड़ियों का डीलर आ जाता है। मैरियन उसे बोलती है कि मुझे कैलिफोर्निया नंबर की गाड़ी चाहिए। यहाँ पर गाड़ियों का सेल्समैन भी उसकी घबराहट को भांप जाता है और वो जल्द से जल्द नई गाड़ी लेना चाहती है, यानी कि कैलिफोर्निया नंबर की गाड़ी लेना चाहती है। इसीलिए गाड़ियों का डीलर कहता है कि मैं तुम्हारी गाड़ी लूंगा और साथ में तुम्हें $700 देने होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी कीमत होती है। पर मैरियन बिना किसी बार्गेनिंग के मान जाती है। वो वॉशरूम में जाती है और नोटों की गड्डी से $700 निकालकर उस गाड़ियों के सेल्समैन को दे देती है और यहाँ से कैलिफोर्निया नंबर की गाड़ी लेकर निकल जाती है। वो कैलिफोर्निया नंबर की गाड़ी इसलिए लेती है ताकि अगर कोई उसकी गाड़ी को नंबर को चेज भी कर रहा हो तो वो उसे पकड़ ना सके। अब पुलिस वाला गाड़ियों के डीलर के पास आता है और गाड़ियों का डीलर सब कुछ बता देता है कि किस तरह से मैरियन ने एक बड़ी कीमत देकर, साथ ही अपनी पुरानी गाड़ी देकर एक पुरानी गाड़ी ही खरीदी और अब पुलिस वाले का शक और भी पक्का हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ मैरियन को दिखाया जाता है जो पूरा दिन गाड़ी चलाती है। रात होते होते वो बहुत थक जाती है, उसे नींद आना शुरू हो जाती है। बाहर बारिश भी हो रही होती है और तभी उसे सामने एक मोटेल दिखता है जिसका नाम बेट्स होता है। वो अंदर जाती है जहां पर उसे इस मोटेल का मालिक मिलता है। इसका नाम होता है नॉर्मन बेट्स। मैरियन उससे पूछते क्या होटल में कोई कमरा खाली है। वो कहता है कि यहाँ पर सभी कमरे खाली है, बहुत कम लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी रोकते हैं। नॉर्मन मैरियन को कहता है कि मैं आपको रूम नंबर 1 दे देता हूँ, मेरा घर उसके पीछे ही है, अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे आवाज लगाकर बुला सकते हो। और वो उसके कमरे में उसे छोड़ने के लिए जाता है। यहाँ पर नॉर्मन मैरियन को अपने घर पर खाने के लिए इन्वाइट भी करता है। वो कहता है कि मैं अपनी मॉम के साथ रहता हूँ और अगर आप मेरे साथ डिनर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैरियन उसे हाँ कर देती है। नॉर्मन वहां से चला जाता है और यहाँ पर मैरियन के पास जो पैसे होते हैं वो उन्हें न्यूज़पेपर में लपेट के टेबल के ऊपर रख देती है ताकि किसी को भी शक ना हो। और इससे पहले कि वो नॉर्मन के घर जाती, उसके घर से उसकी मॉम की आवाजें आना शुरू हो जाती है जो ये कह रही होती है कि यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं आएगी। हालांकि नॉर्मन अपनी मॉम को मनाने की कोशिश करता है और इसके चलते उन दोनों के बीच में
आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद नॉर्मन सैंडविचेस की प्लेट लेकर मैरियन के पास आ जाता है, पर मैरियन उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है। नॉर्मन जानता है कि उसने उसकी और उसकी मॉम के बीच में जो भी बहस हुई है उसे सुन लिया है, इसीलिए उससे माफी मांगता है और उसे कहता है कि यहाँ पर एक पार्लर है, वहां पर बैठकर तुम सैंडविच खा सकती हो। ये दोनों के दोनों उस पार्लर में आ जाते हैं और यहाँ पर मैरियन देखती है कि बहुत सारे पक्षियों की टैक्सीडर्मी की गई है। दरअसल जो पक्षी मर जाते हैं और उनकी बॉडी के अंदर केमिकल्स डाल के उनकी बॉडी को सड़ने से बचाकर जो शोपीस बनाए जाते हैं उसे टैक्सीडर्मी कहा जाता है। नॉर्मन कहता है कि मेरी हॉबी है, मैं अक्सर ऐसा करता हूँ, इससे मेरा टाइम बहुत ज्यादा गुजर जाता है। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है, उसकी मॉम ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन उसकी मॉम की दिमागी हालत पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। वो मैरियन को बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसकी मॉम का एक लवर बना जिससे वो बहुत प्यार करती थी, पर वो भी गुजर गया और इन हादसों की वजह से उसकी मॉम का दिमागी संतुलन थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया। मैरियन नॉर्मन को कहती है क्यों ना तुम अपनी मॉम को किसी इंस्टीट्यूट में डाल दो। इस बात से नॉर्मन पूरी तरह से गुस्सा हो जाता, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो कहता है तुम्हारा मतलब है कि पागल खाना? मेरी मॉम कभी किसी पागल खाने में नहीं जाएगी। क्या तुम कभी किसी पागल खाने में गई हो? मैरियन समझ जाती है कि नॉर्मन को उसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो वापस अपने रूम में आ जाती है। वहीं रूम के बाहर नॉर्मन को दिखाया जाता है जो दीवार के ऊपर से एक तस्वीर को हटाता है। इस दीवार पर एक छेद होता है और इस छेद से वो मैरियन को उसके कमरे में देख सकता है। वो कुछ देर तक मैरियन को देखता है जो अंदर कपड़े बदल रही होती है। इसके बाद वो वापस अपने घर चला जाता है। वही मैरियन अभी डिसाइड कर चुकी होती है कि वो वापस अपने घर चली जाएगी और जो पैसे उसने चुराए यानी कि उसकी कंपनी की जो $40,000 उसके पास है वो उन्हें वापस कर देगी। और अब वो शावर लेना शुरू कर देती है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके कमरे में कोई है। यहाँ पर एक साया आता है जिसके हाथ में चाकू होता है और वो साया मैरियन का कत्ल कर देता है। उस साये को जाते हुए दिखाया जाता है, ऐसा लगता है कि ये कोई औरत है। इसके अगले पल ही हमें नॉर्मन के घर से उसकी मॉम की आवाज आती है जो 2 बार ब्लड ब्लड बोलती है। नॉर्मन भागता हुआ मैरियन के कमरे में आता है। वो देखता है कि उसका कत्ल हो चुका है। इस बात से नॉर्मन पूरी तरह से डर जाता है। वो नहीं चाहता कि इस बारे में किसी को भी पता चले। होटल में वैसे भी मैरियन के अलावा कोई भी नहीं था, इसीलिए वो उसकी डेड बॉडी को उसी की गाड़ी की डिक्की में डाल देता है। इसके बाद वो मैरियन के कमरे में जाता है और उसका सारा सामान बाहर लाकर गाड़ी की डिक्की में डाल देता है। अब वो दरवाजा बंद करने जाता है और तभी उसकी नजर टेबल के ऊपर रखे हुए उस अखबार पर पड़ती है जिसके अंदर $39,300 हैं। वो उस अखबार को उठाता है लेकिन उसे पता नहीं चलता कि इसके अंदर इतने सारे पैसे हैं। इसीलिए वो उस अखबार को गाड़ी की डिक्की के अंदर डालकर गाड़ी को यहाँ से दूर ले जाता है जहां पर एक दलदल होता है और वो उस गाड़ी को मैरियन के साथ उस दलदल के अंदर छोड़ देता है। कुछ ही देर में वो पूरी की पूरी गाड़ी उस दलदल के अंदर समा जाती है। अब इस घटना को पूरा 1 हफ्ता बीत जाता और 1 हफ्ते के बाद ये दिखाया जाता है कि मैरियन की बहन लायला उसे ढूंढते हुए मैरियन के बॉयफ्रेंड सैम तक पहुंच जाती है और वो उससे मैरियन के बारे में पूछती है। सैम को मैरियन के बारे में कुछ नहीं पता होता। मैरियन की बहन लायला सैम को बताती है कि मैरियन 1 हफ्ते पहले फिनिक्स एरिजोना से निकली थी और इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। अब यहाँ पर एक डिटेक्टिव भी आ जाता है जिसके पास $40,000 चोरी का केस होता है और वो लायला को बताता है कि तुम्हारी बहन ने $40,000 चुराए। ये बात सुनकर सैम भी शॉक्ड होता है। वो डिटेक्टिव कहता है कि अगर मैरियन ने पैसे वापस कर दिए तो उसके ऊपर कोई भी केस नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर किसी को नहीं पता कि मैरियन कहाँ है। डिटेक्टिव बोलता है कि वो इसी शहर में, लेकिन ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है। इसीलिए वो शहर के कई होटल्स में जाता है और वो उस मोटेल तक पहुंच जाता है जहां पर वो रुकी थी, यानी कि नॉर्मन बेट्स के मोटेल। वो नॉर्मन को मैरियन की फोटो दिखाकर बोलता है क्या ये लड़की कभी यहाँ पर आई थी? नॉर्मन उसकी फोटो देखता भी नहीं और मना कर देता है। इस बात से डिटेक्टिव को थोड़ा शक होता है। हालांकि बाद में नॉर्मन बोलता है कि यहाँ पर 2 हफ्तों से कोई भी नहीं आया। पर जब डिटेक्टिव रजिस्टर देखता है तो वहां पर एक लड़की का नाम होता है और ये नाम होता है मरी सैमुअल। दरअसल यहाँ पर जब मैरियन आई थी तो उसने अपना नाम गलत लिख दिया था, पर डिटेक्टिव समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मैरियन थी। उसने मैरियन की जगह मरी लिख दिया था और सरनेम में सैमुअल लिखा था क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड का नाम सैम था। वो ये सारी बातें नॉर्मन को कहता है जिससे नॉर्मन के एक्सप्रेशन बदलना शुरू हो जाते हैं। डिटेक्टिव समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा था,
वो एक बार फिर से मैरियन की फोटो से दिखाता है और अब नॉर्मन सच बता देता है कि वो 1 हफ्ते पहले यहाँ पर आई थी, लेकिन उस रात बहुत बारिश हो रही थी, उसके बाल गीले थे, इसीलिए मैं फोटो देखकर पहचान नहीं पाया। डिटेक्टिव उससे पूछता है क्या उसने किसी को फोन कॉल किया था। नॉर्मन कहता है कि नहीं, उसने कॉल नहीं किया था। डिटेक्टिव पूछता है क्या उस रात को तुम उसके साथ सोए थे। नॉर्मन कहता है कि नहीं। डिटेक्टिव कहता है फिर तुम्हें कैसे पता कि उस रात को उसने किसी को कॉल नहीं किया था। और अब नॉर्मन थोड़ा थोड़ा हकलाना भी शुरू कर देता है, पर नॉर्मन अपने आप को संभालते हुए कहता है कि वो लेट नाइट यहाँ पर आई थी, उसने मुझे कहा था कि वो बहुत थक चुकी है इसीलिए वो सोना चाहती है और अर्ली मॉर्निंग वो यहाँ से निकल गई थी, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। अब डिटेक्टिव जब नॉर्मन के घर की तरफ देखता है तो उसे उसकी खिड़की पर एक साया दिखता है और नॉर्मन से पूछता है कि तुम्हारे घर पर कौन है। नॉर्मन कहता है कि कोई भी नहीं। डिटेक्टिव कहता है कि मैंने अभी किसी को खिड़की पर देखा है। नॉर्मन कहता है कि वो मेरी मॉम होगी, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है इसीलिए वो किसी से नहीं मिल सकती। हालांकि डिटेक्टिव उसकी मॉम से बात करना चाहता है पर नॉर्मन साफ साफ मना कर देता है। डिटेक्टिव कहता है ठीक है, मैं वारंट के साथ आऊंगा। वो यहाँ से चला जाता है और टेलीफोन बूथ से मैरियन की बहन लायला को कॉल करता है। वो उसे मोटेल का नाम बताकर कहता है कि यहाँ पर आखिरी बार मैरियन रुकी थी। यहाँ का जो ओनर है जिसका नाम नॉर्मन है, मैंने उससे कई सवाल पूछे पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। वो अपनी बूढ़ी मॉम के साथ यहाँ पर रहता है और मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी मॉम को मैरियन के बारे में कुछ न कुछ पता होगा। वो कहता है मैं जल्दी तुमसे मिलूंगा। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद वो सीधा नॉर्मन के घर जाता है क्योंकि वो उसकी मॉम से पूछताछ करना चाहता है। और जब वो सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर जा रहा होता है तभी कमरे से एक औरत का साया चाकू लेकर बाहर निकलता है और वो डिटेक्टिव का कत्ल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सैम और लायला को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों डिटेक्टिव का इंतजार कर रहे हैं। जब वो बहुत देर तक नहीं आता तो सैम खुद उस मोटेल तक पहुंच जाता है जहां से डिटेक्टिव ने उसे कॉल किया था, यानी कि नॉर्मन के मोटेल में। यहाँ पर वो डिटेक्टिव को आवाज लगाता है लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। मोटेल भी बंद होता है और ठीक इसी वक्त हमें नॉर्मन को दिखाया जाता है जो उसी दलदल के पास होता है जिस दलदल के अंदर उसने मैरियन की गाड़ी को डाल दिया था, यानी कि अब डिटेक्टिव की गाड़ी को भी उसके साथ उसने उसी दलदल के अंदर हमेशा के लिए दफन कर दिया। सैम वापस अपने घर आ जाता है जहां पर मैरियन की बहन लायला है। वो लायला से पूछता है क्या डिटेक्टिव वापस आया। लायला कहती कि नहीं। सैम बताता है कि जिस मोटेल में मैं गया था वहां पर कोई भी नहीं था लेकिन खिड़की पर मुझे किसी औरत का साया दिखा था। मैंने काफी देर तक दरवाजा भी नॉक किया पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। और अब ये दोनों के दोनों समझ जाते हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए दोनों के दोनों शहर के डेप्यूटी शेरिफ के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि जो शहर में बेट्स मोटेल है वहां का जो ओनर है जिसका नाम नॉर्मन है, हमें उस पर शक है। हमने उसके घर पर किसी एक बूढ़ी औरत को भी देखा है, शायद उस आदमी की पत्नी या माँ हो। शेरिफ नॉर्मन को पहले से जानता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, नॉर्मन ने कभी शादी नहीं की और उसकी मॉम आज से 10 साल पहले गुजर चुकी है। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी तो उसकी मॉम की दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं थी। इसके बाद उसकी मॉम का एक बॉयफ्रेंड बना जिसे नॉर्मन की मॉम ने जहर देकर मार दिया था और खुद भी जहर खा लिया था, यानी कि नॉर्मन की मॉम मर चुकी है। शेरिफ यहाँ से नॉर्मन को कॉल करता है क्योंकि पर्सनली वो उसे जानता है। वो उससे डिटेक्टिव के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ से नॉर्मन कहता है कि डिटेक्टिव यहाँ पर आया था, उसने मुझसे जो भी मैरियन के बारे में सवाल पूछे मैंने उसके जवाब दे दिए और इसके बाद वो यहाँ से चला गया था। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। यहाँ पर अब शेरिफ भी इन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं करता कि उसके घर पर कोई लेडी है। वहीं दूसरी तरफ हमें नॉर्मन का घर दिखाया जाता है जहाँ कमरे के अंदर से उसकी मॉम की और उसकी लड़ने की आवाजें आ रही होती है। वो अपनी मॉम को समझा रहा होता है कि कुछ दिन तुम्हें छुप कर रहना होगा, नहीं तो पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी। यहाँ पर ही पता चल जाता है कि जितने भी कत्ल हुए हैं वो सब नॉर्मन की मॉम ने किए हैं। अगले पल वो अपनी मॉम को गोद में उठाकर सीढ़ियों से जाता हुआ नजर आता है। अब सैम और लायला जानना चाहते हैं कि नॉर्मन के घर में जो लेडी है वो है तो है कौन, इसीलिए दोनों के दोनों यहाँ मोटेल तक आ जाते हैं। सैम नॉर्मन के पास जाता और उसे बातों में लगाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ लायला को दिखाया जाता है जो नॉर्मन के घर के अंदर चली जाती है। वो पूरे घर की तलाशी लेना शुरू करती है पर ना तो उसे नॉर्मन की मॉम और ना ही कोई और औरत यहाँ पर दिख रही होती है। वहीं सैम को दिखाया जाता है जो नॉर्मन पर इल्जाम लगाता है कि $40,000 उसी के पास है। इस बात से पूरी तरह से विचलित हो रहा होता है और तभी उसे एहसास होता है कि सैम के साथ जो लेडी आई थी वो यहाँ पर नहीं है। वो समझ जाता है कि वो उसके घर पर उसकी मॉम से मिलने के लिए गई है, इसीलिए वो टेबल के ऊपर से एक बॉक्स उठाकर सैम के सिर पर मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है
और भागता हुआ अपने घर पर जाता है। वहां पर लायला देख लेती है कि नॉर्मन घर के अंदर आ रहा है, इसलिए वो छुप जाती है और छुपते छुपाते वो एक स्टोर तक पहुंचती है, जहां पर वो देखती है कि कोई औरत कुर्सी पर बैठी है। और जैसी वो उसे अपनी तरफ घुमाती है तो वो देखती है कि ये कोई जिंदा औरत नहीं बल्कि नॉर्मन की मॉम की डमी होती है। जिस तरह से वो पक्षियों की टैक्सीडर्मी करता था, उसी तरह से उसने अपनी मॉम की बॉडी को भी आज तक केमिकल के जरिए सड़ने से बचा रखा था। ये देखकर लायला पूरी तरह से डरती है और जोर से चिल्लाती है। और तभी दरवाजे के पीछे से नॉर्मन सामने आता है, जिसने फीमेल कपड़े पहने होते हैं, साथ ही साथ उसके सिर पर फीमेल विग भी होती है, उसके हाथ में चाकू है और वो चिल्ला के कहता है कि आई एम नॉमा। उसकी मॉम का नाम नॉमा होता है और ये कहने के बाद वो चाकू लेकर लायला की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है, पर तब तक यहाँ पर सैम आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। और इसके बाद हमें कोर्ट रूम दिखाया जाता है, जहां पर एक साइकेट्रिक होता है जिसने नॉर्मन के पूरे केस को स्टडी किया, उससे बात की है। लायला उससे पूछती है क्या नॉर्मन ने मेरी बहन को मारा था। साइकेट्रिक कहता है कि हाँ भी और ना भी। वो बताता है कि नॉर्मन जब छोटा था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उसकी मॉम ही उसका सब कुछ थी, ये दोनों एक दूसरे की दुनिया थी। इसके बाद उसकी मॉम की जिंदगी में कोई आ गया और नॉर्मन को ऐसा लगा कि उसकी जगह किसी और ने ले ली। जिस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने अपनी मॉम को और उसके बॉयफ्रेंड को जहर दे दिया। सबको ऐसा लगा कि नॉर्मन की मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए पहले उसने अपने बॉयफ्रेंड को जहर दिया और फिर खुद भी जहर खा लिया। पर असल में नॉर्मन ने किया था। ये सब करने के बाद नॉर्मन के अंदर गिल्ट आ गया। वो अपने दिमाग से इन यादों को भुला देना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी मॉम की डेड बॉडी को चुरा लिया। पर वो सिर्फ एक डेड बॉडी थी, वो बोल नहीं सकती थी, इसीलिए नॉर्मन ने उसकी जगह बोलना शुरू कर दिया। उसने अपनी आधी जिंदगी अपनी मॉम को दे दी और ये उसकी एक बीमारी बन गई, जिसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। नॉर्मन के अंदर इस बीमारी के 3 शेड्स थे। एक जगह जहां पर वो पूरी तरह से नॉर्मन था, दूसरी जगह वो जहां पर वो पूरी तरह से अपनी मॉम के रूप में होता था, और तीसरा शेड वो जहां पर वो अपनी मॉम से खुद ही बातें किया करता था, यानी कभी अपनी आवाज में और कभी अपनी मॉम की आवाज में। और जैसा कि वो अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड से जेलस था, जिसे उसने जहर देकर मार दिया था, इसी तरह से उसके अंदर जो उसकी मॉम वाली पर्सनैलिटी होती है, उसने उस पर्सनैलिटी को ये यकीन दिलवा दिया था कि नॉर्मन जिस भी लड़की को पसंद करेगा, उसकी मॉम यानी कि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी उस लड़की को पसंद नहीं करेगी। और एक ये वजह थी कि उसकी मॉम वाली पर्सनैलिटी ने मैरियन को मार दिया था, क्योंकि नॉर्मन वाली पर्सनैलिटी मैरियन को पसंद करती थी, इसीलिए वो छेद से उसे देखता भी है। पर अगले पल जब वो अपनी मॉम वाली पर्सनैलिटी में आ जाता है तो वो जेलसी में उस लड़की को यानी कि मैरियन को मार देता है। उसको मारने के बाद वो वापस अपनी पर्सनैलिटी में आ जाता है और अपने आप को यकीन दिला देता है कि ये उसकी मॉम ने किया है, और अपनी मॉम को बचाने के लिए वो सारे सबूत मिटा देता था ताकि उसकी मॉम पर किसी को भी शक ना हो। यानी कि नॉर्मन को कभी पता ही नहीं था कि सारे कत्ल उसने किए हैं। इससे पहले भी वो अपनी मॉम की पर्सनैलिटी बनकर 2 कत्ल कर चुका था। साइकाइट्रिस्ट बताता है कि अब नॉर्मन से आप कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि उसकी मॉम की पर्सनैलिटी उस पर पूरी तरह से हावी हो चुकी है, यानी कि अब वो पूरी तरह से अपने मॉम के रूप में आ चुका है। वहीं सेल के अंदर हमें नॉर्मन को दिखाया जाता है, जिसकी आंखों में कोई पश्चाताप नहीं होता, और वो अपनी मॉम की आवाज में अपने आप को यकीन दिलाता है कि कभी भी उसने कोई कत्ल नहीं किया था, यानी कि उसकी मॉम वाली पर्सनैलिटी ने कोई गलत काम नहीं किया। जितने भी गलत काम किए थे वो नॉर्मन ने किए थे, और नॉर्मन की पर्सनैलिटी अब उसके शरीर से पूरी तरह से गायब हो चुकी है। अंत में पुलिस को दलदल से मैरियन की गाड़ी को निकालते हुए दिखाया जाता है, यानी कि उस गाड़ी में अखबार के अंदर जो $39,300 हैं वो भी अब पुलिस के हाथ लग जाएंगे। जहां पर नॉर्मन को दिखाया जाता है, नॉर्मन को सन 1960 में गिरफ्तार किया गया था और ये होता है सन 1983, यानी कि 22 साल बीत चुके हैं। इन 22 सालों में नॉर्मन एक्सेप्ट कर चुका है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही, यानी कि उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से स्टेबल है। इसीलिए नॉर्मन का जो वकील होता है वो जज से कहता है कि नॉर्मन को अब रिहा कर देना चाहिए। जज भी इस फेवर में होता है कि नॉर्मन को रिहा कर देना चाहिए। तभी यहाँ पर मैरियन, जिसका कत्ल नॉर्मन ने किया था, उसकी बहन लाइला खड़ी हो जाती है, जो कि अब सैम की विडो है। दरअसल सैम और लाइला ने शादी कर ली थी। वो जज से कहती है कि तुम इस खूनी को, इस कातिल को छोड़ नहीं सकते, ये खूनी है जिसने कई लोगों को मारा है। पर जज उसकी बात नहीं सुनता और नॉर्मन को रिहाई मिल जाती है। अब नॉर्मन 22 साल बाद अपने घर वापस आता है। वो अपने मोटेल को देखता है जहां पर उसने कत्ल किए थे। इसके बाद वो अपने घर की तरफ जाता है और तभी वो रुक जाता है। दरअसल वो नर्वस होता है, पर वो अपने आप को संभालता हुआ घर के अंदर चला जाता है। हालांकि उसे यहाँ पर कुछ हेल्यूसिनेशंस भी होते हैं, पर वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर चुका है कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ
यहाँ पर उसके साइकाइट्रिस्ट ने उसके लिए एक जॉब भी अरेंज कर दी होती है, जो कि पास ही में एक रेस्टोरेंट में होती है, जहाँ पर वो एक लेडी से मिलता है जिसका नाम एमा स्पूल होता है। यहाँ पर वो एक लड़की से भी मिलता है जो यहाँ पर वेट्रेस है, इसका नाम मेरी है। नॉर्मन वहाँ पर काम को समझता है कि उसे काम कैसे करना है, और जब वो रात को घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि वो वेट्रेस जो उसके साथ काम करती है जिसका नाम मेरी है, वो फोन पर किसी से लड़ रही है। जब नॉर्मन उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी जिसके साथ वो रहती है, और उसने उसे घर से निकाल दिया। इसीलिए मैरी को कहता है कि तुम मेरे मोटेल में रुक सकती हो, तुम्हें कोई पैसा नहीं देना होगा। मैरी उसके साथ उसके मोटेल में आ जाती है। यहाँ पर पहले से नॉर्मन को कुछ लोगों के हंसने की आवाज आ रही होती है। वो रूम चेक करने के लिए जाता है, और जब वो वापस आता है तो यहाँ पर मोटेल का मैनेजर भी आ गया होता है, जिसे हॉस्पिटल वालों ने इस मोटेल के लिए अपॉइंट किया था। नॉर्मन मैरी को कहता है कि तुम मेरे घर जाओ। मैरी वहां से निकल जाती है। दरअसल यहाँ पर नॉर्मन को मोटेल के रूम्स में कुछ ड्रग्स की शीशियां मिली थी, इसीलिए वो नहीं चाहता था कि मैरी यहाँ पर रुके, और अब वो ड्रग्स की शीशियां दिखाकर मैनेजर से पूछता है कि ये सब क्या है। मैनेजर कहता है कि ये ड्रग्स है। दरअसल उसका मैनेजर यहाँ पर ड्रग्स का व्यापार भी करता है, इसीलिए नॉर्मन उसे जॉब से निकाल देता है। इस बात से गुस्सा होकर उसका मैनेजर उसे बहुत उल्टा सीधा बोलता है, और अब नॉर्मन वापस अपने घर आ जाता है जहां पर मैरी भी है। नॉर्मन अपने घर में पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि आज भी उसकी पुरानी यादें उसके साथ हैं। मैरी को सब देख के अजीब लगता है, इसीलिए वो यहाँ से जाना चाहती है। पर नॉर्मन कहता है कि जिस तरह से तुम घबराई हुई हो उसी तरह से मैं भी घबराया हुआ हूँ, क्योंकि कई सालों बाद आज पहली बार मैं रात इस घर में गुजारूंगा। और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ पर रुक जाए। हालांकि मैरी के दिल में कहीं ना कहीं डर होता है, पर नॉर्मन के कहने पर वो यहाँ पर रुकने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं अगले दिन रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहां पर मैरी और नॉर्मन काम करते हैं। वहां पर नॉर्मन का वो मैनेजर आता है जिसे उसने जॉब से निकाल दिया था। वो नॉर्मन को उल्टा सीधा बोलता है, और साथ ही साथ मैरी के साथ भी बदतमीजी करता है। नॉर्मन उस जगह पर होता है जहां पर वेट्रेस ऑर्डर लेकर उनकी स्लिप लगा देती है, और नॉर्मन उस ऑर्डर को पढ़कर शेफ को बताता है, और तभी उन स्लिप्स में उसे एक स्लिप दिखती है जिस पर लिखा होता है, डोंट लेट दैट लिटिल होर इन माई हाउस अगेन, लव मदर। ये मैरी के लिए लिखा होता है कि इस वैश्या को दोबारा मेरे घर पर मत लाना, और नीचे लिखा होता है लव मदर। ऐसी नोट उसे उस वक्त भी मिला था जब वो 22 सालों के बाद अपने घर पर आया था। उस पर लिखा था, नॉर्मन आई बी होम लेट, फिक्स योर ओन डिनर, यानी कि मैं देर से आऊंगी, अपना डिनर खुद बना लेना। और उस नोट पर भी लिखा था लव एम, यानी कि लव मदर। कोई है जो नॉर्मन को विश्वास दिलाना चाहता है कि उसकी मॉम आज भी जिंदा है। नॉर्मन को पूरा विश्वास हो चुका है कि ये नोट और किसी ने नहीं बल्कि उसके मैनेजर ने लिखा है जिसे उसने जॉब से निकाला है। वो बाहर जाता है, वो बहुत गुस्से में होता है। उसका मैनेजर उसे उकसाता है, वो उसे साइको कहता है, और ये भी कहता है कि शायद तुम सिर्फ लड़कियों को मारते हो, आओ मारो मुझे। पर नॉर्मन अपने गुस्से को कंट्रोल करके अंदर आ जाता है। वहां पर उसके पास शेफ आता है। शेफ पूछता है कि क्या हुआ था। नॉर्मन बताता है कि ये आदमी जो कि मेरा मैनेजर था, वो मैरी को परेशान कर रहा था, साथ ही साथ उसने मुझे एक नोट भी लिखा। यहाँ पर जो ओल्ड लेडी एमा होती है वो उस जगह पर चेक करती है जहां पर उसने नोट देखा था, पर वहां पर कोई भी नोट नहीं होता। वो कहती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नॉर्मन भी वहां पर चेक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इस बात से वो परेशान हो जाता है और वहां से निकल जाता है। और रात को जब वो घर पर होता है तो उसके घर पर स्टे करने के लिए मैरी आती है। दरअसल मैरी को विश्वास हो चुका है कि उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से आज उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया था ऐसा शायद वो खुद भी नहीं कर पाती। मैरी ऊपर रूम में चली जाती है, और जब वो शावर लेकर बाहर निकलती है तो दीवार पर एक छेद दिखाया जाता है जिसके दूसरी तरफ से कोई मैरी को देख रहा होता है। मैरी को एहसास होता है कि यहाँ पर कोई है, पर जब वो बाहर आकर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। कुछ देर बाद नॉर्मन को एक कॉल आता है जिसमें एक लेडी बोलती है कि वो उसकी मदर है। नॉर्मन को ऐसा लगता है कि ये सब उसका मैनेजर करवा रहा है। उसी रात को उसका मैनेजर जब अपना सामान पैक करके कहीं जा रहा होता है तो उसके पीछे एक साया आता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से 22 साल पहले एक साया ने कई कत्ल किए थे, और वो साया उस मैनेजर का कत्ल कर देता है। अगली सुबह यहाँ पर नॉर्मन का साइकेट्रिस्ट आता है। नॉर्मन से पूछता है कि तुमने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी। नॉर्मन कहता है कि अब मैं अपना मोटेल चलाऊंगा। यहाँ पर मैरी भी आ जाती है जो जॉब पर जा रही होती है, और नॉर्मन का साइकेट्रिस्ट उसे लिफ्ट देता है। और जब नॉर्मन अपने मोटेल को पेंट कर रहा होता है तभी उसे अपने घर की खिड़की पर कोई दिखता है। ये कोई फीमेल होती है जो उसी की मॉम की तरह लगती है। नॉर्मन भागता हुआ घर के अंदर जाता है और वो देखता है कि उसकी मॉम का कमरा जो हमेशा बंद रहता है उसका दरवाजा खुला हुआ है। वो धीरे धीरे उस कमरे में जाता है। वो देखता है कि वहां पर जितना भी सामान जो सफेद कपड़े से ढका हुआ था अब वो पूरी तरह से खुला हुआ है। यहाँ पर उसे एक नोट भी मिलता है
जिस पर लिखा होता है कि उस लड़की को स्लट को अपने आप से दूर रखो, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी। नीचे लिखा होता है मदर। अब नॉर्मन को एहसास होता है कि ऊपर कोई है और जब वो ऊपर के कमरे में जाता है तो दरवाजा कोई बाहर से बंद कर देता है। नॉर्मन वहां पर लॉक हो जाता है। वहीं नॉर्मन के घर के बाहर एक लड़का और लड़की को दिखाया जाता है जो खिड़की से उसके घर के नीचे जो तहखाना होता है वहां चले जाते हैं। दरअसल ये घर 22 सालों से बंद था, इसीलिए यहाँ पर कॉलेज कपल मेकआउट करने के लिए, नशा करने के लिए आते हैं। और जब वो लड़का और लड़की बेसमेंट में होते हैं तभी उन्हें एहसास होता है कि वहां पर कोई और भी है। और जब वो चुपके से कमरे के बाहर देखते हैं तो वहां पर उन्हें एक औरत का साया दिखता है। ये लड़का और लड़की डर जाते हैं। लड़की खिड़की से बाहर चली जाती है, पर जब वो बाहर जाती है तो उसके पैर से एक लकड़ी खिसक जाती है, जिससे उस औरत को जो इस घर में है पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई और भी है। और इससे पहले कि वो लड़का भी बाहर निकलता, वो चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ती है और उसे मार देती है। वहीं मैरी घर पर आ जाती है और वो नॉर्मन को आवाज लगाती है। नॉर्मन उसे कहता है कि मैं ऊपर बंद हूं, पर जब वो दरवाजा देखता है तो दरवाजा खुला हुआ होता है। वो मैरी को उस कमरे में ले जाता है जहां पर उसे वो नोट मिला था, पर अब वहां पर कोई नोट नहीं होता और सारा सामान एक बार फिर से सफेद कपड़े से ढका हुआ होता है। नॉर्मन कहता है कि कोई यहाँ पर था जिसने सब कुछ किया है। अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, क्योंकि जिस लड़की का बेसमेंट में नीचे तहखाने में कत्ल हुआ है उसके साथ जो लड़की थी उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। पुलिस बेसमेंट में जाकर देखती है, लेकिन वहां पर उन्हें कोई डेड बॉडी नहीं दिखती, ना ही उन्हें खून का एक कतरा वहां पर दिखता है। साथ ही मैरी पुलिस से ये भी कह देती है कि नॉर्मन आज पूरी शाम मेरे साथ था, इसीलिए वो कत्ल नहीं कर सकता। पुलिस को वहां से जाना पड़ता है। अब नॉर्मन पूरी तरह से परेशान है, उसे अपने आप पर शक होना शुरू हो गया है। वो कहता है कि फिर दोबारा मेरी दिमागी हालत खराब हो रही है। मैरी उसे शांत करती है। वो कहती है कि मोटेल से मैं वाइन लेकर आती हूँ। और जब वो मोटेल में जाती है तो वहां पर लायला आती है। लायला वही होती है जिसकी बहन को 22 साल पहले नॉर्मन ने मारा था, और मैरी लायला की बेटी होती है। लायला अपनी बेटी मैरी से गुस्से से कहती है कि तुमने पुलिस से झूठ क्यों कहा कि नॉर्मन तुम्हारे साथ था, उसी ने कत्ल किया है। मैरी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस वक्त कत्ल हुआ था उस वक्त नॉर्मन ऊपर कमरे में बंद था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आज तक जितने भी नोट्स नॉर्मन को मिले थे वो सब के सब लायला की बेटी मैरी ने रखे थे। साथ ही जो साया नॉर्मन को खिड़की पर दिखा था, जिसे देखकर वो घर के अंदर आया था, वो और कोई नहीं बल्कि मैरी थी। ये सब उसने अपनी मॉम के कहने पर किया था ताकि वो एक बार फिर से नॉर्मन को पागल साबित कर सके और उसे जेल हो जाए। पर अब मैरी जानती है कि उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से बदल चुकी है, वो ठीक हो चुका है, वो एक अच्छा इंसान है, उसे मौका मिलना चाहिए। साथ ही नॉर्मन के साथ उसकी एक अच्छी दोस्ती भी हो चुकी होती है। वो अपनी मॉम को वहीं छोड़कर नॉर्मन के पास जाती है। नॉर्मन को विश्वास होना शुरू हो जाता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, शायद उसी ने कत्ल किया है। और जब वो वॉशरूम जाता है तो वहां पॉट के अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है। इस बात से वो डर जाता है, मैरी को आवाज लगाता है। मैरी जब वहां पर आती है तो वो देखती है कि पॉट के अंदर किसी ने कपड़ा रखा हुआ है, वो कपड़ा जिससे बेसमेंट में खून साफ किया गया था। वो नॉर्मन से कहती है कि तुम बाहर जाओ, मैं यहाँ पर सफाई कर देती हूँ। और जब वो सफाई कर रही होती है तभी उसे एहसास होता है कि दीवार के पीछे कोई है। वो दीवार की तरफ देखती है जहां पर उसे एक छेद दिखता है। उसे शक होता है कि शायद नॉर्मन वहां से झांक रहा था। वो बाहर जाती है और नॉर्मन को आवाज लगाती है, पर नॉर्मन नीचे होता है और अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि घर पर कोई और भी है। वो अपनी गन निकालकर घर की तलाशी लेना शुरू करती है और जब वो चेयर के ऊपर चढ़कर एक छेद से बाहर देखती है तो तभी घर के बाहर से भी एक आंख उसे अंदर झांक रही होती है। इस बात से मैरी पूरी तरह से डर जाती है और चिल्लाती है। नॉर्मन भागता हुआ अंदर आता है। मैरी उसे कहती है कि बाहर से कोई अंदर झांक रहा था, जल्दी बाहर जाओ। और अब नॉर्मन नीचे जाता है, वो किचन में जाता है और जो चाकू उसने 22 साल पहले उठाया था जिससे उसने कत्ल किए थे, नॉर्मन एक बार फिर से उस चाकू को उठाता है। और जब नॉर्मन उस तीसरे इंसान को ढूंढ रहा होता है जो घर पर है, तभी उसे एक औरत की आवाज आती है। वो कहती है नॉर्मन। नॉर्मन इस आवाज को सुनकर डर जाता है, उसे लगता है कि ये उसकी मॉम है। वो वापस उस कमरे में जाता है जहां पर मैरी, वो कमरे को अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। वो मैरी को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो पूरी रात उसी कमरे में रहता है जिसमें मैरी है। यहाँ पर नॉर्मन की दिमागी हालत अब दोबारा से खराब होना शुरू हो गई। वो कंफ्यूज हो गया है कि उसकी मॉम जिंदा है कि नहीं। मैरी उसे संभालती है। वो कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपने पास्ट में अपनी अच्छी बातों को याद रखना होगा। अगली सुबह जब मैरी घर पर नहीं होती तो यहाँ पर उसका साइकाइट्रिस्ट आता है। वो नॉर्मन को मैरी और उसकी मॉम के बारे में सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि मैरी की मॉम है जो तुम्हें बार बार कॉल करती है और जो साया तुम्हें घर पर देखता है वो और कोई नहीं बल्कि वो मैरी है। वहीं दूसरी तरफ मैरी होटल में अपनी मॉम से मिलने जाती है
और वो अपनी मॉम को कहती है कि अब तुम नॉर्मन को कॉल करना बंद कर दो। मैरी की मॉम मैरी को कहती है कि तुम्हें एक बार फिर से नॉर्मन की मॉम का भेष धारण करना पड़ेगा ताकि वो ये मान ले कि उसकी मॉम जिंदा है। अगर उसने ऐसा मान लिया तो पुलिस समझ जाएगी कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसे जेल हो जाएगी, पर मैरी ऐसा करने से मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ साइकियाट्रिस्ट नॉर्मन की मॉम का जो ताबूत होता है उसे जमीन से निकलवाता है और उसे दिखाता है कि उसकी मॉम की डेड बॉडी आज भी उसके अंदर है, ताकि नॉर्मन को यकीन हो जाए कि उसकी मॉम जिंदा नहीं है। अब जब मैरी घर पर आती है तो उसे नॉर्मन बताता है कि मेरी मॉम को मैंने ताबूत के अंदर देखा था, इसका मतलब ये है कि मेरी मॉम मुझे टॉर्चर नहीं कर रही, वो कोई और है। और तभी फोन की घंटी बजती है। नॉर्मन फोन उठाता और अपनी मॉम से बातें करना शुरू कर देता है। मैरी भी वहां पर आ जाती है, उससे फोन का रिसीवर छीन लेती है। उसे लगता है फोन की दूसरी तरफ उसकी मॉम लायला है, पर जब वो बात करती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। वो नॉर्मन को समझाती है दूसरी तरफ कोई भी नहीं है। नॉर्मन उससे फोन का रिसीवर लेता है और एक बार फिर से अपनी मॉम से बात करना शुरू कर देता है। वो ऊपर जाती है और इसी फोन से कनेक्टेड जो दूसरा फोन होता है वो उससे नॉर्मन को कमांड देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम बोल रही हूँ, फोन का रिसीवर नीचे रख दो। और नॉर्मन ऐसे ही करता है। इसके बाद नॉर्मन सोफे पर बैठ जाता है। वो मैरी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम और तुम्हारी मॉम मुझे टॉर्चर कर रही थी और मेरी असली मॉम जो अभी भी ताबूत में है, लेकिन यहाँ पर कोई और भी है। मैरी पूछती कि कौन? नॉर्मन कहता है कि मुझे नहीं पता। अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन दोनों को उस दलदल के पास ले जाती है जहाँ पर आज से 22 साल पहले नॉर्मन लड़कियों को मारकर गाड़ी के साथ फेंक दिया करता था। यहाँ पर पुलिस को एक ब्रीफकेस मिला होता है और जब उसे खोला जाता है तो उसके अंदर उसके मैनेजर के कपड़े होते हैं जिन्हें नॉर्मन पहचान लेता है। पुलिस नॉर्मन को कहते हैं कि तुम अपने घर जा सकते हो, पर वो मैरी को रोक लेते हैं क्योंकि वो मैरी से पूछताछ कर रहे होते हैं। और तभी उस दलदल से एक गाड़ी निकलती है जिसके अंदर उसके मैनेजर की लाश होती है, जिसे देखने के बाद मैरी घर की तरफ आना शुरू करती है क्योंकि वो जानती है कि अब नॉर्मन फंस चुका है। वो उसे यहाँ से भगाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मैरी की मॉम लायला नॉर्मन के घर के अंदर जा रही है और उसे अंदर जाते हुए नॉर्मन का जो डॉक्टर होता है, जो साइकाइट्रिस्ट होता है, वो देख लेता है। लायला की मॉम सीधा बेसमेंट में आती है जहां पर लायला ने नॉर्मन की मॉम का विग और कपड़े छुपा रखे। दरअसल मैरी की मॉम लायला ये कपड़े और विग पहनकर नॉर्मन को विश्वास दिलाना चाहती है कि उसकी मॉम जिंदा है ताकि उसे एक बार फिर से पुलिस पकड़ ले। पर इससे पहले कि वो इन कपड़ों को पहनती, पीछे से एक साया आता है जो उसे चाकू से मार देता है। वहीं अब डॉक्टर भी बेसमेंट में पहुंच जाता है पर उसे लायला कहीं भी नजर नहीं आती। वहीं अब मैरी घर पर आ जाती है और वो नॉर्मन को कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। नॉर्मन कहता है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैरी को गिल्ट होता है कि उसकी और उसकी मॉम की वजह से नॉर्मन एक बार फिर से फंसने वाला है क्योंकि वो जानती है कि नॉर्मन निर्दोष है। नॉर्मन उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी मॉम ने किया है, उसी ने सबको मारा है ताकि वो मेरी रक्षा कर सके, उसने खुद मुझे ये बताया है। तभी फोन की घंटी बजती है। नॉर्मन फोन का रिसीवर उठाता और अपनी मॉम से बात करना शुरू कर देता है। मैरी उससे रिसीवर छीनती और जब वो दूसरी तरफ बात करने की कोशिश करती है तो वहां पर कोई नहीं होता। नॉर्मन उससे रिसीवर ले लेता है और वो अपनी मॉम से एक बार फिर से बात करना शुरू कर देता है। बातों ही बातों में वो बोलता है कि मैं मैरी को नहीं मार सकता, मैं उसे पसंद करता हूँ। मैरी सुन लेती है, वो समझ जाती है कि उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी एक बार फिर से उसके शरीर में वापस आ रही है, इसीलिए नीचे जाती है जहां पर उसने उसकी मॉम के कपड़े और विग छुपाए होते हैं। वो पहन के ऊपर आ जाती है और नॉर्मन को कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूं, तुम्हें रिसीवर नीचे रखना होगा। पर नॉर्मन उसकी बात नहीं सुनता, इसीलिए भागते हुए ऊपर जाती है और दूसरे रिसीवर से जैसे उसने पहले उसे कमांड दी थी दोबारा उसे कमांड देती है और इसके बाद पूरी तरह से खामोशी हो जाती है। उसे शक होता है कि अब नॉर्मन उसे मार देगा क्योंकि उसके दिमाग में उसकी मॉम की पर्सनैलिटी आ चुकी है। और तभी उसके पीछे से डॉक्टर आता है। मैरी को लगता है कि नॉर्मन और वो गलती से चाकू से मार देती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वो नीचे जाती है जहां पर नॉर्मन भी होता है। नॉर्मन मैरी को अब अपनी मॉम समझ रहा है। वो उससे चाकू मांगता है, वो कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा जैसे आज से 22 साल पहले किया था। मैरी को डर लगता है कहीं वो उसे मार ना दे, इसीलिए मैरी उस पर चाकू से वार भी करती है। वो धीरे धीरे नीचे बेसमेंट में चली जाती है। नॉर्मन भी उसके पीछे आता है। वहां पर बहुत सारा कोयला भी होता है। नॉर्मन के पैर से कोयला बहुत सारा नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से वहां पर मैरी की मॉम लायला की दबी हुई बॉडी उसे दिख जाती है। उसे लगता है कि उसका कत्ल नॉर्मन ने किया है, इसीलिए नॉर्मन पर हमला करती है। पर तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो मैरी को गोली मार देती है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहां पर पुलिस वाला रिपोर्टर्स को बताता है कि दलदल के अंदर मैनेजर और लड़के की जो लाश मिली थी उन दोनों का कत्ल मैरी और इसकी मॉम ने किया था ताकि इसका पूरा इल्जाम नॉर्मन
के ऊपर आ जाए और उसे दोबारा पागल खाने भेज दिया जाए। मैरी को बाद में ये एहसास हुआ कि वो नॉर्मन के साथ गलत कर रहे हैं, इसीलिए उसने अपनी मॉम को समझाने की कोशिश की और उसकी मॉम ने उसकी एक बात नहीं सुनी। इसीलिए मैरी ने अपनी मॉम को मार दिया। पर इसके बाद उसकी खुद की दिमागी हालत भी खराब हो गई और इसका सबूत ये है कि जब हमने उसे मारा था उस वक्त उसने नॉर्मन की मॉम के कपड़े और विग पहने हुए थे और वो नॉर्मन को भी मारने की कोशिश कर रही थी और इस तरह से पूरा केस खत्म हो जाता है। अब रात को जब नॉर्मन अपने घर पर होता है तो वहां पर एमा स्पूल आती है। ये वही ओल्ड लेडी है जो उस रेस्टोरेंट में काम करती है जहां असाइलम से छूटने के बाद नॉर्मन ने काम किया था। वो नॉर्मन को बताती है कि वो उसकी असली मदर है और जिसने बचपन में उसे पाला था वो उसकी बहन थी और यहाँ पर जितने भी कत्ल हुए हैं वो सब के सब एमा स्पूल ने किए हैं, क्योंकि जो भी उसके बेटे को हार्म करना चाहते थे उसने उन सबको मार दिया। हालांकि नॉर्मन को इस बात का एहसास था कि उसकी मॉम कोई और है, लेकिन वो कौन है नॉर्मन को नहीं पता था। अब जब उसे पता चल चुका है कि उसकी मॉम ने सबको मारा है तो पीछे से शॉवल से अपनी मॉम के सिर पर जोरदार प्रहार करता है जिससे उसकी मॉम की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वो अपनी मॉम को उठाकर कमरे में ले जाता है और अपनी मॉम से आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम नॉर्मन और उसकी मॉम की आवाजें सुनते हैं। ये ठीक उसी तरह से होती है जैसे आज से 22 साल पहले थी। हालांकि उसकी असली मॉम मर चुकी है, लेकिन एक बार फिर से नॉर्मन ने अपने दिमाग को यकीन दिलवा दिया है कि उसकी मॉम जिंदा है, यानी कि उसकी वो बीमारी जो खत्म हो चुकी थी एक बार फिर से वापस आ चुकी है। और अंत में हमें दिखाया जाता है कि नॉर्मन अपने घर से बाहर निकल गया और उसका जो मोटेल होता है वहां पर लाइट जलती है, वैकेंसी यानी कि कमरे खाली हैं। मॉरिन नाम की एक नन को दिखाया जाता है जिसका ईश्वर से, जिंदगी से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है, इसीलिए वो चर्च के ऊपर से कूदकर अपनी जान देना चाहती है। पर तभी वहां पर हेड नन्स आ जाती है और उन्हीं नन्स में से एक नन मॉरिन का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर इस कोशिश में वो खुद गिर जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। मॉरिन इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो चर्च छोड़ देती है। वो एक आदमी से लिफ्ट लेती है जिसका नाम ड्यूक है। ड्यूक उसे लिफ्ट देता है और जब अंधेरा हो जाता है तो मॉरिन का फायदा उठाने की कोशिश करता है, पर मॉरिन उसे रोकती है, इसीलिए वो बारिश में रात के अंधेरे में उसकी गाड़ी से उतर जाती है। ड्यूक अकेला यहाँ से निकल जाता है और अगली सुबह पहुंच जाता है नॉर्मन के मोटेल में। वैसे तो ड्यूक एक म्यूजिशियन है पर उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए नॉर्मन के मोटेल में वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर की जॉब कर लेता है। वहीं शहर में दिखाया जाता है कि एमा स्पूल के गायब होने के बाद शहर की पुलिस और जिस रेस्टोरेंट में एमा स्पूल काम करती थी उसका ओनर परेशान होता है। एमा स्पूल नॉर्मन की वही मॉम है जिसे उसने पिछली कहानी के अंत में मार दिया था। यहाँ रेस्टोरेंट में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रेसी है। ट्रेसी एक जर्नलिस्ट है और वो सीरियल किलर के ऊपर आर्टिकल लिख रही है। इस जर्नलिस्ट को पूरा यकीन है कि नॉर्मन आज भी कत्ल करता है, वो ठीक नहीं हुआ। तभी रेस्टोरेंट में नॉर्मन आ जाता है और ये जर्नलिस्ट नॉर्मन से बात करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे बातों ही बातों में नॉर्मन उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू कर देता है, पर तभी नॉर्मन पूरी तरह से स्तब्ध हो जाता है क्योंकि बाहर वो मॉरिन को देख लेता है, वही नन जो चर्च छोड़कर आ चुकी है। मॉरिन को देखकर उसे मैरियन क्रेन की याद आती है। मैरियन क्रेन वही लड़की है जो इस सीरीज के पहले भाग में $40,000 चुराने के बाद नॉर्मन के मोटेल में रुकी थी और नॉर्मन ने उसका कत्ल कर दिया था। नॉर्मन रेस्टलेस होकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि मॉरिन नॉर्मन के मोटेल में जाती है और जब वो ड्यूक को वहां देखती है तो घबरा जाती क्योंकि रात को उसने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी। ड्यूक रात के लिए उससे माफी मांगता है और कहता है कि आसपास कोई भी मोटेल नहीं है, तुम यहाँ पर रुक सकती हो। मॉरिन के पास जितने पैसे होते हैं वो ड्यूक को दे देती है, लेकिन इन्हीं नोट्स में एक $5 का नोट फटा हुआ होता है। ड्यूक उसे अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पर नॉर्मन आता है और वो मॉरिन को देखकर पूरी तरह से घबराया हुआ होता है। वो अंदर ड्यूक के पास जाता है और उसे पता चलता है कि मॉरिन को भी ड्यूक ने वही कमरा दिया है जो आज से कई साल पहले उसने मैरियन क्रेन को दिया था। नॉर्मन यहाँ पर पूरी तरह से विचलित हो जाता है। वो वापस अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसकी मॉम की मम्मी होती है और वो अपनी मॉम की मम्मी को बताता है कि मैरियन क्रेन वापस आ चुकी है। उसकी मॉम उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। नॉर्मन कहता है कि मैंने उसका सूटकेस देखा था, उस पर MC
लिखा था, यानी कि मैरियन क्रेन। दरअसल जो नन उसके मोटेल में स्टे कर रही है उसका नाम मॉरिन कोयल होता है, इसीलिए उसके सूटकेस पर MC लिखा था। पर अब नॉर्मन को ये लगने लगता है कि ये वही लड़की है जिसका उसने कई सालों पहले कत्ल किया था, वो वापस आ चुकी है। नॉर्मन की मॉम कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें उसे मारना होगा। नॉर्मन कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम नहीं करोगे तो फिर मुझे ये करना होगा। दरअसल नॉर्मन खुद ही आवाज बदल बदल कर बात कर रहा होता है, लेकिन वो स्प्लिट पर्सनैलिटी का मरीज है, इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम की जो यहाँ पर मम्मी है वो उससे बात कर रही है। रात को मोटेल का असिस्टेंट जनरल मैनेजर बाहर चला जाता है और ठीक इसी बीच नॉर्मन मोटेल के अंदर जाता है और जिस तरह से आज से कई साल पहले उसने दीवार के छेद से कमरे के अंदर मैरियन को देखा था, वो मॉरिन को भी देखता है और अब उसकी मॉम की पर्सनैलिटी उस पर पूरी तरह से हावी हो जाती है। वो अपनी मॉम के कपड़े और एक विग पहनकर उस कमरे में दाखिल हो जाता है जहां पर मॉरिन है। वो बाथ टब में होती है, पर इससे पहले कि उसकी मॉम वाली पर्सनैलिटी मॉरिन को मारती, वो देखता है कि बाथ टब में खून ही खून है। दरअसल मॉरिन ने अपने हाथों की कलाई काट ली होती है और जब नॉर्मन ने देखता है तो उसे एक शौक लगता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम वाली पर्सनैलिटी जो उसके अंदर है, जो मॉरिन को मारना चाहती है, वो ऑफ हो जाती है और नॉर्मन अपने होश में आ जाता है। नॉर्मन उसको हॉस्पिटल ले आता है जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। मॉरिन नॉर्मन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। नॉर्मन को यहाँ पर ये पता चलता है कि मॉरिन के पास कोई भी जगह रहने के लिए नहीं है, इसीलिए वो उसे कहता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब तक चाहे तुम मोटेल में रह सकती हो, इसके लिए तुम्हें कोई पैसा नहीं देना होगा। नॉर्मन यहाँ से वापस अपने घर आ जाता है और वहां पर वो एक लड़की को देखता है। दरअसल ये एक प्रोस्टिट्यूट होती है जिसे नॉर्मन का असिस्टेंट जनरल मैनेजर अपने एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पर लाया होता है। नॉर्मन उस लड़की से बात करता है, वो पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़की बताती है मैं ड्यूक के साथ यहाँ पर आई हूँ और साथ ही साथ वो नॉर्मन के साथ फ्लर्टिंग भी करती है। नॉर्मन उसे जाते हुए देखता है और कहीं ना कहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाता है। अब जो उसका असिस्टेंट मैनेजर है वो और ये लड़की जब मेकआउट कर लेते हैं तो ड्यूक इस लड़की को वही 5 का फटा हुआ डॉलर देता है जो मॉरिन ने उसे दिया था। ये लड़की टेलीफोन बूथ पर जाकर किसी को कॉल करती है, पर तभी नॉर्मन वहां पर अपनी मॉम के कपड़े और विग पहनकर आ जाता है और इस लड़की को मार देता है। दरअसल जब भी नॉर्मन किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है तो इसके बाद उसकी मॉम की पर्सनैलिटी उस पर हावी हो जाती है, जो उससे इसलिए कत्ल करवा देती है ताकि नॉर्मन और उसकी मॉम के बीच में कोई भी ना आ सके। अब अगले दिन नॉर्मन के मोटेल में बहुत सारे लोग रहने के लिए आ जाते हैं। साथ ही मॉरिन भी अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है। मॉरिन अब कहीं ना कहीं नॉर्मन को पसंद करती है। रात को ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होने वाले होते हैं, पर नॉर्मन ऐसा करने से मना कर देता है और जब मॉरिन सो जाती है तो वो अपने घर वापस आ जाता है, जहां पर एक बार फिर से उसकी मॉम की पर्सनैलिटी उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है। उसकी मॉम की पर्सनैलिटी उसे कह रही होती है कि मॉरिन को मार दो, पर नॉर्मन उसे नहीं मारना चाहता क्योंकि वो उसे पसंद करता है। और मॉरिन भी घर के बाहर आ जाती है। नॉर्मन के हाथ में चाकू भी है। उसकी मॉम की पर्सनैलिटी उसके ऊपर हावी होना चाहती है और अगर वो उसके ऊपर हावी हो गई तो मॉरिन को मार देगा, पर नॉर्मन अपने ऊपर काबू कर लेता है और मॉरिन को वहां से जाने के लिए कहता है। मॉरिन वहां से चली जाती है, पर उसी रात को एक बार फिर से वो अपनी मॉम की पर्सनैलिटी में आता है और उसके मोटेल में जो लोग आए होते हैं उनमें से वो एक खूबसूरत लड़की को मार देता है। अगली सुबह नॉर्मन के घर पर पुलिस आती है क्योंकि रात को जिस लड़की का उसने कत्ल किया है उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई गई थी। पुलिस यहाँ पर उसके पूरे घर की तलाशी लेती है, उस कमरे में भी जाती है जहाँ पर उसकी मॉम की मम्मी होती है, पर जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। नॉर्मन भी ये देखकर हैरान होता है कि उसकी मॉम की मम्मी गई तो गई कहाँ। वहीं अब सब के सब हमें मोटेल के बाहर दिखाए जाते हैं, जहां पर पुलिस वाला एक बहुत बड़े आइस बॉक्स के अंदर से आइस निकालता है और हमें वहां पर उस लड़की का हाथ दिखता है जिसे नॉर्मन ने रात को मार दिया था, पर पुलिस को उसका हाथ नहीं दिखता। पुलिस यहाँ से चली जाती है और अब मॉरिन भी यहाँ से जा रही है क्योंकि उसे नॉर्मन की पूरी असलियत पता चल चुकी है। शहर में वो रिपोर्टर जो कि साइको क्राइम के ऊपर लिख रही होती है, जिसे नॉर्मन के ऊपर शक होता है कि वो आज भी कत्ल करता है, उसने मॉरिन को सब कुछ बता दिया होता है।
मॉरिन यहाँ से चली जाती है और नॉर्मन भी अपने घर आ जाता है। वो अपनी मॉम को ढूंढना शुरू कर देता है, पर उसे अपनी मॉम कहीं नहीं मिलती। उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है, नॉर्मन, आई एम इन केबिन 12, कम सी मी मदर, यानी कि मैं केबिन नंबर 12 में हूँ, तुम मुझसे वहां पर मिलने के लिए आ जाओ। और जब नॉर्मन वहां पर जाता है वो देखता है कि वहां पर उसका असिस्टेंट जनरल मैनेजर होता है। उसी ने उसकी मॉम की मम्मी को वहां से चुराया था और अब वो मम्मी उसके पास है, और अगर ये पुलिस को मिल गई तो नॉर्मन को जेल हो जाएगी और इसके बदले ड्यूक को पैसे चाहिए। वो उससे पैसे मांगता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और नॉर्मन ड्यूक की ही गिटार से उसके सिर पर कई बार प्रहार करता है, जिससे वो पूरी तरह से अचेत हो जाता है। और अब नॉर्मन ड्यूक और उस लड़की की बॉडी को, जिसे उसने एक रात पहले मारा था, गाड़ी की डिक्की के अंदर रखता है और गाड़ी को उसी दलदल की तरफ ले जाता है जहां पर वो हर एक बॉडी को डुबा देता है। पर यहाँ पर ड्यूक जिंदा होता है, इसीलिए उस पर हमला कर देता है। ड्यूक और नॉर्मन के बीच गाड़ी के अंदर मुठभेड़ होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से गाड़ी पानी के अंदर, दलदल के अंदर चली जाती है और अब ये दोनों के दोनों डूबना शुरू हो जाते हैं। पर किसी तरह से नॉर्मन बाहर आ जाता है, पर ड्यूक की वहीं डूबकर मृत्यु हो जाती है। नॉर्मन वापस अपने घर आ जाता है और यहाँ पर उसके पास एक बार फिर से मॉरिन लौट चुकी है, क्योंकि मॉरिन को एहसास हो गया है कि वो नॉर्मन से प्यार करती है। साथ ही साथ उसके मन में ये भी होता है कि जिस तरह से इस कहानी की शुरुआत में एक हेडनर ने उसकी जान बचाई थी, अब उसका भी फर्ज है कि वो नॉर्मन की जान बचाए। वो नॉर्मन का हाथ पकड़ लेती है। नॉर्मन भी उसके हाथ पकड़ता है, क्योंकि नॉर्मन भी उसे पसंद करता है। और तभी उसकी मॉम जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से वो डर जाता है। दरअसल ये उसकी खुद की आवाज होती है, जो उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम की आवाज है। इस चिल्लाहट की आवाज से उसके हाथ से मॉरिन का हाथ छूट जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे जाकर गिरती है, जहां पर एक मूर्ति होती है जिसके हाथ में धनुष बाण और तीर होता है। तीर पर मॉरिन का सर लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बात से नॉर्मन को बहुत दुख होता है और दुख से चिल्लाता भी है। पर अब घर के बाहर वो न्यूज रिपोर्टर भी आ जाती है, जिसने मॉरिन को सब कुछ बताया था और उसके हाथ में एक हथियार भी होता है। दरअसल वो यहाँ पर मॉरिन को लेने के लिए आई होती है, पर जब वो घर के अंदर दाखिल हो जाती है तो वहां पर उसे मॉरिन की डेड बॉडी दिखती है। वो कहती है कि बेवकूफ लड़की, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था। और तभी उसके पीछे से नॉर्मन आ जाता है, जो अब पूरी तरह से अपनी मॉम के रूप में है, यानी कि उसने अपनी मॉम की ड्रेस और विग पहनी हुई है। नॉर्मन रिपोर्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उस कमरे तक पहुंच जाती है जहां पर नॉर्मन की मॉम की मम्मी है। यहाँ पर वो रिपोर्टर नॉर्मन की मॉम के बारे में, उसके परिवार की हिस्ट्री के बारे में उसे बहुत सारी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि एमा स्पूल, जिसकी मम्मी आज भी उसके घर पर है, वो तुम्हारी मॉम नहीं थी, बल्कि वो तुम्हारी मॉम की बहन थी, जो तुम्हारे डैड से बहुत प्यार करती थी। पर तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम से, यानी कि एमा की बहन से शादी कर ली। ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और शादी के कुछ सालों के बाद उसने तुम्हारे डैड को मार दिया। साथ ही वो तुम्हें अपने साथ किडनैप करके भी ले गई और उसने अपने आप को यकीन दिलवा दिया कि तुम उसके असली बेटे हो। पर जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो तुम्हें तुम्हारी असली मॉम के पास भेज दिया गया। नॉर्मन अपनी मॉम की आवाज में बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। साथ ही साथ वो अपने कपड़े उतारना भी शुरू कर देता है, यानी कि अपनी मॉम की ड्रेस। और अब वो रिपोर्टर के सामने पहुंच जाता है। उसे मारने के लिए वो चाकू उठाता है, पर चाकू का वार वो उस पर ना करके यहाँ पर जो मम्मी है, यानी एमा स्पूल, जो कि नॉर्मन की मॉम की बहन है, उस पर करता है। वो उस मम्मी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। रिपोर्टर की जान बच जाती है और अगली सुबह यहाँ पर पुलिस आती है, जो नॉर्मन को अपने साथ ले जा रही है। पुलिस वाला नॉर्मन को कहता है कि तुम अब जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाओगे, पर नॉर्मन कहता है कि मैं आजाद हो जाऊंगा। और अगले पल हमें दिखाया जाता है कि नॉर्मन गाड़ी के पीछे बैठा हुआ है और उसके पास उसकी आंट एमा स्पूल का हाथ है, जिसे वो प्यार से सहला रहा होता है और उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल भी होती है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।